चलो अब बात करेंगे इजराइल की भिड़ंत को लेकर। किस तरीके से मुस्लिम देशों से इजराइल अकेला ही भिड़ गया है। कतर पर इजराइल के जरिए 9 सितंबर को दोहा में हुए हमले के बाद अरब मुस्लिम सम्मेलन कतर के दोहा में आयोजित किया गया है, जिसमें सऊदी, ईरान, इराक, यूएई और जॉर्डन, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, सीरिया समेत तकरीबन 50 मुस्लिम देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए इजराइल के हमले की जमकर निंदा की है। तो वहीं इस बैठक में गाजा के मुद्दे पर भी सभी देश एक साथ दिखे हैं। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि एक तरफ जहां सभी मुस्लिम देश इजराइल को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं गाजा पर इजराइल का प्रचंड प्रहार जारी है। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की तैयारी है और इजराइल के हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट नजर आए हैं। कतर अकेला नहीं है, अरब लीग ने कहा है ये खतरे में इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट है, मिस्र ने कहा ये, और इजराइल से संबंध खत्म करना चाहिए। ईरान का ये बयान सामने आया है। इस बैठक में ईरान का बयान सामने आया कि इजराइल से संबंध खत्म करने चाहिए। बड़ी खबर है जिस तरीके से सामने आ रही है, और इजराइल के हमले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जो है वो देखने को मिल रही है, और इजराइल की घेराबंदी करने की तैयारी में मुस्लिम देश जो है वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का ये पूरा प्लान जो है देखने को मिला है, एकजुटता देखने को मिली है। और इसी कड़ी में इस बैठक में इजराइल को लेकर चर्चा की गई है, और ये कहा गया है कि जो तमाम इजराइल के साथ संबंध हैं उन संबंधों को खत्म किया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि दोहा में मुस्लिम देशों का सम्मेलन हुआ है और इजराइल पर प्रचंड प्रहार किया गया, और 25 बिंदुओं का एजेंडा रखा गया था जिसके ऊपर चर्चा की गई है। और मिस्र ने कहा है कि खतरे में इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट है, यानी कि पीस एग्रीमेंट को रद्द कर देंगे। ईरान ने इजराइल से संबंध खत्म करने की बात को कहा, तो वहीं सऊदी अरब, कुवैत ने इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। ये एक बड़ा फैसला, कठोर फैसला लिया गया, और तुर्की ने कहा है कि इजराइल को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध जरूरी है। मुस्लिम नेटो बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, और इजराइल के खिलाफ ज्वाइंट अरब फोर्स बनाएंगे OIC देश। ये जानकारी जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, और मुस्लिम देश घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं, और इजराइल की घेराबंदी करने में जुटे हैं मुस्लिम देश। इराक, तुर्की, सीरिया इस घेराबंदी में जुटे हुए हैं। तो वहीं लेबनान भी शामिल है, कुवैत, सूडान और ईरान भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ और भी कई देश शामिल हैं, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी अरब में ने भी घेराबंदी की बात कही है। यमन, बहरीन और कतर भी इसके अंदर शामिल है। UAE की मौजूदगी भी देखने को मिली। ओमान, पाकिस्तान भी इसमें शामिल नजर आया। यानी कि वो देश हैं जो इजराइल की घेराबंदी करने के लिए नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनन जी मैं सबसे पहले आपसे करना चाहूंगा। जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, इन स्थितियों को मैं आपसे समझना चाहूंगा। मनन जी, आखिर इजराइल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया कि तमाम मुस्लिम देशों के खिलाफ इजराइल चला गया और उसने इस तरीके से यह हमला कर दिया? कि मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतान्याहू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5-6 साल पहले बोल रहे थे जी। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था नया स्ट्रेटेजिक और एग्रेसिव कॉन्सेप्ट, वो है रेड लाइंस, ड्रॉइंग द रेड लाइंस। उसके चलते उन्होंने बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा था कि जब लिमिटेशन क्रॉस हो जाएगी, जब सारी सीमाओं को शांति की सीमाओं को, अटैक की सीमाओं को, वायलेंस की सीमाओं को जब तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद इजराइल वहां पर एक्टिविटी करेगा या अपना मिलिट्री रिस्पांस देगा। तो बेंजामिन नेतान्याहू की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, उनके कोएलिशन या अमेरिकी अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा। उस पर हम जाए तो हम ये पाएंगे कि वो रेड लाइन इजराइल के लिए तोड़ दी गई है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 7 अक्टूबर 2023 में जिस तरीके से अटैक किया गया इजराइल के एक रिजॉर्ट के ऊपर, जहां पे 1200 लोगों को मारा गया और 250 हॉस्टेज रखे गए, तो जब इजराइल आपको नहीं छेड़ रहा था तो हमास, हिजबुल्लाह, फतेह वगैरह और हुती रिबेल्स और सीरिया के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं या फिर इस्लामिक स्टेट हैं, उन लोगों को इजराइल को नहीं छेड़ना चाहिए था। क्योंकि अगर हम इतिहास को भी देखें, और मुझे लगता है इतिहास को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो 1947 में जब इजराइल का उद्भव हुआ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तब
वॉर ऑफ नगबा किया गया, 1966 में गलीली वॉर कॉन्फ्लिक्ट किया गया, 71 में वॉर यीपुर कौम यीपुर वॉर हुआ। तो इन सब के चलते इंतफादा भी हुए दो तीन, 1988 में, 1999 में, और 2016 में, 2007 में भी हमास के साथ लड़ाई हुई। तो मुझे लगता है इजराइल एक अकेला ऐसा राष्ट्र है जो अपना पूर्ण रूप से शक्ति संवर्धन कर चुका है, और वो अकेले अरब राष्ट्रवाद और जिहादी टेररिज्म को अकेले टक्कर देता है। तो मुझे लगता है कि इजराइल के पास सपोर्ट भी है अमेरिका का, और उसके अलावा भले ही ट्रम्प कुछ भी कहे हैं, जैसे कि मार्को रूबियो अभी पहुंचे हुए थे तेल अवीव में, और उन्होंने डांट भी लगाई बेंजामिन नेतन्याहू को कि आपको कतर के ऊपर, दोहा के ऊपर अटैक करने की क्या जरूरत थी। पर फिर भी जब तक अमेरिका एलाय है इजराइल का, मुझे लगता है अरब राष्ट्र थोड़ा चौकन्ना नीति अपनाएंगे और पूरी तरीके से इतना एग्रेशन में नहीं आएंगे, मेरी ये सोच है। जी। दूसरी ओर विजय जी, अगर बात यहां पर इजराइल को लेकर करें, क्या ये माना जाए कि अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से अपना बॉर्डर शेयर करता है, इसमें जॉर्डन है और साथ ही साथ सीरिया है, दूसरी ओर लेबनान, और पश्चिम और दक्षिण में मिस्र से उसकी सीमा लगती है, यानी कि चारों तरफ से वो मुस्लिम देशों से ही घिरा हुआ है। तो ऐसे में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इजराइल की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, जहां तक सीमाओं की बात है, कहना कि कोई घिरा हुआ है, मैं इस बात को नहीं मानता जी। अगर आपके पास इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, डिफेंस कैपेबिलिटी है, तो आप घिरे नहीं हैं, आप ऑफेंसिव में बिलीव करते हैं। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इजराइल हैज डन। उसने जाकर के एक कसम खाई थी कि हमास को खत्म करेंगे, उन्होंने किया है। गाजा में ऑफेंसिव चल रहा है। साथ में उनको ये भी पता चला है कि जो बातचीत करने के नाम पर कतर के अंदर हमास वालों ने अपना अड्डा बना रखा है, होटल के अंदर या जहां भी है बना रखा है, और वहां से वो अपनी गतिविधियां चलाते हैं। उनको कतर का भी सपोर्ट है, उनको भी खत्म करने के लिए उसने उनका निशाना बनाया। अब ये विवादास्पद डिबेटेबल है कि अमेरिका की उसमें से थी या नहीं थी। इवन कहा जाता है कि मोसाद को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बोला गया, उन्होंने भी मना किया। अब ये पता नहीं सच क्या है, परंतु फैक्ट ऑन ग्राउंड टुडे इज कि जहां तक दुनिया का सवाल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सिर्फ 10 लोगों ने इजराइल का साथ दिया है, और इवन इंडिया और अमेरिका मिलाकर के उसके अगेंस्ट थे। दूसरी तरफ जब ये उन्होंने हमला किया है, ये बात है गाजा ऑफेंसिव के बारे में, कि गाजा में जो जिनोसाइड है या जिसको जिनोसाइड कहा जा रहा है, आज भी यूरोपियन यूनियन के डिप्टी प्रेसिडेंट का बयान आया है कि ये जिनोसाइड नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ ये जो अरब कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं, तो इसराइल तो हमेशा से ही वॉर पे था। इसराइल वाज एट वॉर विद लेबनान, इसराइल वाज एट वॉर फ्रॉम सीरिया, जॉर्डन, येमेन और ईरान। तो ये एक तो कंट्रीज और ज्वाइन करने की क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मेरे साथी कमेंटेटर ने बताया, कि इजराइल के पास अमेरिका की सपोर्ट है। यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने शायद उसका साथ नहीं दिया, परंतु कल को सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन आएगा तो अमेरिका पक्का वीटो करेगा 100%। और अमेरिका की जो एक कूटनीति है, उसका बहुत अहम हिस्सा है अपना, उनका नाम है इब्राहिम अकॉर्ड। इब्राहिम अकॉर्ड का मतलब है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज को इकट्ठा किया जाए, इजराइल के साथ उनकी सुलह कराई जाए, ताकि अमेरिका का वर्चस्व वहां कायम रहे। अभी आपके दर्शकों को मैं याद दिला दूं, अमेरिका के जो बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस, वो एक ईरान, येमेन और लेबनान को छोड़ के हर कंट्री में है। तो वो सारे कंट्रीज भी विली निली अमेरिका के कंट्रोल में है, और अमेरिका जो चाहेगा वो अपनी नीति के हिसाब से ही आगे चलेगा। बीच में छोट-मोट घटनाएं, स्टेटमेंट्स, 25 बिंदुओं का एक कोई कार्यक्रम, ओआईसी में से आधे लोग तो ऑलरेडी अमेरिकन फिलॉसफी में आ चुके हैं। उनको पता है कि उनका पेट्रोल जो है, ऑयल है, वो खत्म होने वाला है। तब उन्होंने अपनी इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करना है वेस्टर्न के साथ। तो अगर वो नहीं करेंगे तो उनको बहुत नुकसान है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल एनालिसिस में अगर देखा जाए, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इजराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इजराइल की प्रॉब्लम सिर्फ एक है, अगर उसकी नेतन्याहू की प्रॉब्लम सिर्फ एक है, और वो ये है उसकी डोमेस्टिक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कह रहे हैं कि अगर बंधकों को वापस नहीं लाया तो हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे, आप वॉर बंद करिए।
उसके अलावा मेरे ख्याल में नेतन्याहू के दिमाग पे इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, दूसरी ओर मनन जी, जिस तरीके से लगातार कतर के ऊपर हमला हुआ है उसको लेकर चर्चा हो रही है, क्या मनन जी आपको लगता है कि कतर के ऊपर हमला करके इजराइल ने एक बड़ी गलती की है जिसका उसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में उठाना पड़ेगा? देखिए, अगर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें जी, तो वहां पे बैलेंस ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो बहुत पूरी तरीके से प्रखर रूप में हम लोग वहां पर रख सकते हैं, मीडिया में रख सकते हैं या अपने लेक्चर्स में रख सकते हैं। पर उसके अलावा देखा जाए तो ये एक ऐसी जी। गंदगी है, ये एक ऐसी गंदगी है नॉन स्टेट एक्टर्स की, जिसको ईरान पिछले कई वर्षों से सपोर्ट कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और फंडिंग दे रहा है और अपना इंटेलिजेंस बैकअप दे रहा है। जैसे कि मैं फिर अपने स्टैंड को रिटरेट करूंगा कि हिजबुल्लाह हो लेबनान में या सीरिया के जो वॉरिंग फैक्शंस हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट करते थे और अब बशर अल असद वहां से हटा दिए गए हैं, उन्होंने रिफ्यूट ले ली है। उसके अलावा हुती रिबेल्स हैं, इंटरनेशनल और इस्लामिक स्टेट है। तो ये नॉन स्टेट एक्टर से वेस्ट एशिया को प्रतिबिंबित किया जा रहा है। मुझे लगता है ये वेस्ट एशिया के लिए बहुत हानिकारक है, उनकी टूरिस्ट पोटेंशियल, उनके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत हानिकारक है कि वहां पे हम लोग सरकारों की बात नहीं करते हैं, वहां पर हम सीधी बात करते हैं। जैसा आप भी जान रहे हैं, मैं भी आपके चैनल पे 6 महीने से बोल रहा हूं कि वहां पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कार्य हो रहे हैं सऊदी अरेबिया, येमेन और ईरान में और इराक में, इन चीजों की बातचीत नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को जो सपोर्ट मिल रहा है ईरान की तरफ से और वहाबी और जिहादी मनी की तरफ से, वो एक शोचनीय और चिंता का विषय है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि इजराइल भले ही गिरा हुआ हो, मेरे कमेंटेटर की बात को मैं सपोर्ट करता हूं, मेरे को कमेंटेटर को, पर इजराइल के अंदर इतनी शक्ति है, उसने अपना शक्ति संवर्धन अमेरिका की मदद से इतना ज्यादा कर लिया है कि अगर सारे राष्ट्र भी इजराइल के ऊपर एकजुट होकर अगर आक्रमण करते हैं तो पहली बात तो वो आक्रमण नहीं करेंगे, पर अगर करते भी हैं तो वो लोग इजराइल को मुंह की नहीं खिला पाएंगे। जी, बिल्कुल। एक तो मेरी ये सोच है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इजराइल अपने आप में बड़ा कैपेबल कॉम्पिटेंट राष्ट्र है। बिल्कुल बिल्कुल अमरन जी, लेकिन जिस तरीके से ये हमला किया गया, इसके दुष्परिणाम क्या कुछ निकलेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इसका रुख कर लेते हैं। जहां आईडीएफ में गाजा ने पूरी रात बमबारी की है और वेस्ट बैंक में आईडीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला। गाजा में बच्चों को ढाल बना रहा है हमास, बच्चों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आईडीएफ ने कहा है ये गाजा छोड़कर सुरक्षित जगहों पर लोग जाएं, ये कहा गया है आईडीएफ के द्वारा। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। विजय जी, जिस तरीके से गाजा में बच्चों को ढाल बनाई जा रही है, अगर इस लड़ाई को लेकर बात करें तो लगातार यहां पर भी हमले की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। युद्ध जहां एक और शांत करने की बात कही जाती है, लेकिन यहां पर युद्ध लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस तरीके से आईडीएफ का ये बयान सामने आया कि लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, इससे साफ तौर पर माना जा सकता है कि हमने आगे चलकर आईडीएफ के द्वारा और भी ज्यादा तेज देखने को मिलेंगे। देखिए, जहां तक इजराइल का सवाल है, आईडीएफ का सवाल है, मैं बात कर रहा हूं स्टेटेड एम्स की। ग्राउंड पे क्या हो रहा है हमने नहीं देखा है। स्टेटेड एम्स बड़े क्लियर हैं कि वो जो पॉपुलेशन है उनको वार्न करते हैं कि देखिए हम यहाँ हमला करने वाले हैं, आप यहाँ से चले जाइए। परंतु हमको ये भी कहते हैं कि जो हमास है उनका जो टनलिंग नेटवर्क है 300 मीटर ग्राउंड के नीचे, उसके जो ओपनिंग्स हैं या उसके जो एंट्री एग्जिट्स हैं वो उन्होंने रखे हैं मस्जिदों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, रिहायशी इलाकों के अंदर, स्कूलों के अंदर। तो इसलिए उनको जो मारना एक जायज बात है। अब ये ग्राउंड पे है नहीं है हमें नहीं मालूम, परंतु उनकी तरफ से ये स्टैंड है, जबकि हमास का उल्टा कहना है। तो ये वॉर ऑफ नरेशन है। परंतु मेरा ये मानना है कि दुनिया में जब ये बात जा रही है, आज तक दुनिया के काफी कंट्रीज इजराइल के साथ थे, आज ये जो जिनोसाइड की नरेशन चल पड़ी है, एक नैरेटिव चल पड़ा है कि जिनोसाइड इन गाजा, वो थोड़ा सा गड़बड़ बात है। वहां पे क्या हो गया है कि जैसे अभी आपने देखा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 140 समथिंग वोट्स इजराइल के अगेंस्ट थे, ओनली 10 वोट्स थे जो इजराइल के फॉर थे। तो ये एक नरेशन चल पड़ी है। परंतु मुझे भी ये लगता है
कि ये जो 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 मैंने पहले भी आपको बोला, इजराइल को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अगर हमला किया हमास के ऊपर कतर के अंदर, तो ये पहली बार नहीं था। इवन ईरान ने हमला किया था, एल्बिट वो जी। अमेरिकन बेस के ऊपर, यानी कि कतर की जो धरती है उसके ऊपर एटलीस्ट हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा है जब हमला हुआ है। तो अभी जी। बयानबाजी जो करनी करिए, आप लोगों ने जो बोलना बोलिए। आप कूटनीति में स्ट्रांग हो सकते हैं, कतर वाले हर जगह मीडिएशन कर रहे हैं, अमेरिका के एलाई हैं, तो वो भी अमेरिका के एलाई हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका इज डूइंग टाइट रोप वॉकिंग। अमेरिका बड़ा क्लियर है, उसको पता है कि उसके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उनके लिए वो 100% किसी को भी कोई ऐसी बेवकूफी नहीं करने देगा जहां से उसके अपने इंटरेस्ट को खतरा हो। अगर उसको लगेगा कि ईरान फिर से अपने गुटों को दोबारा एक्टिवेट कर रहा है, वो फिर कहीं और अटैक करेंगे, जैसे उन्होंने पहले कुवैत में किया, फिर इराक पे किया, ईरान पे हमला किया। अगर किसी और कंट्री में, सीरिया में, लेबनान में या जॉर्डन में या येमेन में जो कुछ बड़ी बात हो जाएगी, तो देयर इज डायरेक्टली कॉमन ऑफेंसिव अगेंस्ट देम, बिकॉज़ उनको पता है, उनके पास पावर है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दुनिया का ओपिनियन चाहे भाड़ में जाए, दैट्स द वर्ड आई एम यूजिंग, सॉरी फॉर दैट, पर ये एक्चुअली उनकी पॉलिसी। बिल्कुल। विजय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मनन जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहें। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यहाँ यमन के बंदरगाह पर इजराइल का बड़ा अटैक देखने को मिला है। यमन के हदैहा बंदरगाह को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों के मिसाइल गोदाम पर अटैक किया गया है। इजरायली अटैक से पूरा शहर धुआं धुआं हो गया है। तो यमन के हदैहा बंदरगाह पर यह अटैक किया गया। मनन जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से लगातार ये जगह जगह पर हमलों की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या इससे माना जाए कि जो ये हमले इजरायल के द्वारा किए जा रहे हैं, इन हमलों की वजह से क्षेत्रीय युद्ध उत्पन्न हो सकता है? ये मुझे लगता है कि क्षेत्रीय युद्ध बिल्कुल उत्पन्न हो सकता है, पर जैसे कि आपने बताया कि हुदैहा बंदरगाह में अटैक किया गया है, तो मैं आपको बताऊं कि जो रेड सी और जो मेडिटेरेनियन सी से जो मालवाहक जहाज आते हैं, जो शिप्स आते हैं, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। सबकी सारे आयात निर्यात के जो भी साधन होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, उनकी भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो पिछले 1, 2, 3 वर्षों से इंश्योरेंस रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, और बहुत सारे शिप्स जो अमेरिका से या यूरोप से हुती रिबेल्स के क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, उनके ऊपर इंश्योरेंस रेट्स करीब 100% ज्यादा हो गए हैं। और बल्कि जो लोग इंश्योरेंस को अफोर्ड नहीं कर सकती, जो शिपिंग कंपनीज और जो राष्ट्र, तो वो लोग जाकर अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप से घूम कर आते हैं, जिससे समय, बिल्कुल मनन जी, जिस तरीके से क्षेत्रीय युद्ध का आपने जिक्र किया कि ये हमले क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकते हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या स्थितियां उत्पन्न होती नजर आती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।